हेलो गाइस, आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में 12 के वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलिए हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मालूम है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस संबंध में अगर देखा जाए तो दो स्थितियां विशेष उल्लेखनीय होती हैं। दो स्थितियां विशेष उल्लेखनीय हैं। एक आपकी होती है अक्षीय स्थिति और एक आपकी होती है निरक्षीय स्थिति। एक होती है अक्षीय स्थिति और एक होती है आपकी नंबर 2 पे होती है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, दोनों स्थितियों में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो अक्षीय स्थिति में हम पढ़ने चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं कि कैसे होती है। जब हम लोग x अक्ष के अनुदिश वैद्युत द्विध्रुव को रख करके और x अक्ष के अनुदिश ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति। और जब वैद्युत द्विध्रुव को रख करके और y अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करते हैं तो उसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो आपके पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि +q तथा -q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। ये आपके पास में मान लो AB है। AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव आपका हो रहा है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कितना है, P है। मैंने माना कि ये दो समान मतलब -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच की जो दूरी है उसे हम अल्प दूरी कहते हैं, जिसकी मान कितना होता है, 2l होता है। मैंने माना कि इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। तो O से अगर देखा जाए तो ये दूरी हो जाएगी l और यह भी दूरी हो जाएगी कितनी, l हो जाएगी। अब मैंने ये माना कि इस द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में यहाँ से हम लोग कुछ दूरी पर चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कोई बिंदु हमारा P है। इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग कैसे इसको ज्ञात करते हैं, देखते हैं। हमने माना कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु P है। r दूरी पर जब आपका है तब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि इस बिंदु की बिंदु B से जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, r - l हो जाएगी। और A से इसी की दूरी कितनी हो जाएगी, r + l हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी आपकी एक बार घट जाएगी और ये दूरी एक बार इसी में जुड़ जाएगी। मैंने माना कि अगर -q के कारण या +q के कारण, दोनों के कारण आपका बिंदु P पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बिंदु आवेश +q और बिंदु आवेश -q के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो मैंने माना कि +q आवेश के कारण इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। कितनी है, E1 है। तो अगर +q आवेश के कारण अगर हम लोग मान लें कि माना +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, मान लो E1 है, E1 है।
तो इवन अगर है तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी पॉजिटिव होती है और प्लस क्यू क्या नाम है, आवेश आपका है, तो प्लस और वैद्युत क्षेत्र के बीच में कैसा बल लगेगा, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। तो इसकी जो दिशा होगी वो इस साइड में हो जाएगी, यानी ये हमारा E1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम लोग ये मान लें कि माना माइनस क्यू आवेश के कारण, माना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E2 है, तीव्रता E2 है, तो E2 की दिशा क्या हो जाएगी, E2 आपका पॉजिटिव होगा और माइनस Q आपका क्या है, माइनस में है, Q क्या है, माइनस में है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मतलब इसकी दिशा किस साइड में हो जाएगी, इस साइड में हो जाएगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, E2। ठीक, अब हम लोग चलेंगे इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दोनों के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को निकालेंगे और देख रहे हैं हम लोग कि इसकी दिशा इधर को है, इसकी दिशा इधर को है, तो परिणामी तीव्रता जो आएगी उसको देखा जाएगा। तो पहले हम लोग यहां पर ये लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये आ जाएगा कितना होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो क्यू की जगह पर हम लोग क्यू लिखेंगे और आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, बीपी का स्क्वायर, और बीपी का स्क्वायर क्या आएगा हमारा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र जो आपका होगा यानी इसकी जो तीव्रता जो होगी वो E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान, अब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, AP स्क्वायर, और AP का मान कितना आपके पास में है, R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया और ये समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। अब हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि इन दोनों का परिणामी तीव्रता आएगा क्या। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि बिंदु P पर एक आपका उस साइड लग रहा है इधर की ओर, एक इधर की ओर लग रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जब परिणामी तीव्रता हम जब निकालेंगे तो बड़े वाली तीव्रता में से छोटे वाली तीव्रता को घटा देंगे। तो आइए देखते हैं कि बड़ा वाला तीव्रता हमारा क्या है और छोटा वाला तीव्रता हमारा क्या है, छोटी तीव्रता क्या है और बड़ी तीव्रता क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि R माइनस एल का होल स्क्वायर है और ये R प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो यहां में से R में से एल जब घटा है तो इसका मान कम हुआ, और जब कम से भाग करेंगे तो E1 का मान आपका ज्यादा आएगा। इसी प्रकार से R में जब एल आपका जुड़ा है तो इसका मतलब हो गया ज्यादा है, और ज्यादा से जब भाग करेंगे तो इसका मान कम आएगा। तो यहाँ पे E1 आपका बड़ा है और E2 आपका छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, इसलिए परिणामी तीव्रता, अब परिणामी तीव्रता E का मान जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब E1 में से E2 को हम लोग घटा देंगे। आप देख रहे हो कि जब घटाएंगे हम तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये आपका कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू कोष्टक में आपका क्या जाएगा, आपका जाएगा 1/1 R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा कहां से आया है, ये हमारा आया है समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से ये चीज आपकी हो गई। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और इसका हम तिरछा गुणा मार देंगे तो इधर गुणा करेंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, और फिर माइनस लगाएंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग विस्तार कर देंगे तो ये हो जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, इसको हम विस्तार करेंगे तो कितना मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये माइनस चिन्ह आपका सारा चिन्ह बदल देगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। और नीचे की साइड में अगर आप देखें तो इन दोनों को अगर हम एक कोष्ठक में कर दें, ए ऐसे ऐसे और फिर ए ऐसे, और इसके ऊपर अगर हम लोग वर्ग लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊपर से देखते हैं एल स्क्वायर से कट जाएगा और आर स्क्वायर आपका आर स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा कितना, 4RL। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लो, इसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। ओके गाइस, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम इसी के सॉल्यूशन को, इसको हम और आगे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए E बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये लिखा है हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और यहाँ पर देखिए 2RL कितने RL हो गए, 4RL हो गए, कितने RL हो गए, 4RL हो गए, तो 4RL हो गया। और नीचे की साइड में हमारा क्या मिल रहा है, आप लोग देख रहे हो कि एक क्वेश्चन में a माइनस बी है और एक क्वेश्चन में a प्लस बी है। तो जैसा कि फार्मूला आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कुछ काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, आइए हम कुछ आपको बता रहे हैं। ये इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और यहाँ पे 4 को हम लोग 2 कर लेते हैं और 2 गुणे 2 कर लेते हैं, 2 अलग कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 2 QL कर लेते हैं। क्लियर हुआ। और R को हम लोग ऐसे रख देते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप सब लोग जानते हो कि द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2L जो आपकी होती है वो दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती, बहुत अल्प होती है। तो अब बताओ आप हमें कि R की तुलना में L आपका क्या होता है, छोटा होता है। L इज लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर इज मच लेस देन, बहुत छोटा हो जाएगा R स्क्वायर की तुलना में। इसलिए L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में छोड़ने पर हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जब छोड़ेंगे तो फिर मिलेगा क्या, इसको आप देखिए। अब यहीं पर चूंकि आप जानते हो कि P बराबर आपका 2QL होता है, तो इसलिए E की वैल्यू जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 2 हो जाएगा, और QL की जगह 2QL की जगह पर हमारा P आ जाएगा, R है तो R है, और नीचे की साइड में L को जब आपने छोड़ दिया तो ये R की पावर स्क्वायर हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा, एक घात इसकी कट जाएगी, तो ये बचेगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P/R³। ये हो गया आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गई अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 2P/R³। ओके गाइस, ये आपका हो गया पूरा का पूरा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में भी आया होगा। इसको आप लोग और भी नोट कर लो, और बाकी की कहानी आप लोग इसके आगे जानते हो। क्या जानते हो कि वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 अगर हम लाके यहाँ पे रख देंगे तो E बराबर कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के नहीं रह जाएगा, और इंटू 2P/R³ हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब इसे आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे वीडियो को अंत तक आप लोग देखा करें। ओके गाइस, थैंक यू।